ये 8 महीने कैसे बीते? इन लोगों से लड़ने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। एक साधारण धाराओं का केस होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी धाराएं मेरे पे लगाई गई। कुछ आपको गिल्टी फील हुई कि हाँ ये गलत हो गया, मतलब थप्पड़ नहीं मारना हाँ, चाहिए? हाँ बिल्कुल खेद है मुझे। कोटा के एक भवानी सिंह राजावत ने भी कभी थप्पड़ मारा था। जी, सीपी जोशी है, उनका भी ऐसा कोई कांड आया सामने। यही मेरी उपलब्धि है। कभी कभी आपने सोचा था कि हनुमान बेनीवाल मेरा साथ देंगे? उम्मीद ही नहीं थी। वो जो पुलिस ने जो वहाँ किया वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। सारी गाड़ियां पुलिस ने जलाई है। नरेश मीणा नहीं होते तो बीजेपी की सीट ही नहीं पड़ती। कांग्रेस में जो बड़े नेता बैठे थे उन्होंने बीजेपी से मिलकर गेम फिक्स किया। तो नरेश मीणा के से मिला हुआ कोई नहीं था। तो आपको ये षड्यंत्र, आपको पॉलिटिकल हत्या करने का एक तरह से आप। बिल्कुल। तो आप वसुंधरा जी के साथ थे उसमें, तो ऐसा क्या है वसुंधरा जी को छोड़ा, कभी किसको छोड़ा, किस्मत नहीं बैठी? नहीं, लोगों ने कहा अपने तो घर में ही मुख्यमंत्री बन रहा है तो क्यों दूसरों के घर में रहे। मुझे इस बार बहुत बड़ी अपेक्षा थी डॉक्टर साहब से, अच्छा। मेरी मदद करेंगे। कुछ दिनों बाद में मैं एक नए रूप में राजधानी राजनीति में ऐसे रिश्ते बना के आया हूँ कि वो भी मेरी सेना या ये समर्थक मान लो, मेरे साथी मान लो, जो आने वाले समय मेरी मदद करते हुए नजर आएंगे। प्रमोद जैन भैया के बारे में आपका सोचना? भ्रष्ट नेता है, राजस्थान में सबसे भ्रष्ट नेता है। आपको दुख नहीं होता है ये पेपर लीक हुआ? और वो जो लोग थानेदार बन गए उनमें से गलती से भी अगर एक लड़का अगर नहीं दोबारा बन पाया तो उसके बारे में क्या रहेगा। हाँ, डॉक्टर साहब ने मुद्दा उठाया था, मांगे थे ना। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने मुद्दा उठाया। डॉक्टर साहब ने बोला था रद्द कराऊंगा। हाँ, रद्द कराऊंगा। फिर रद्द क्यों रद्द नहीं हुई? तो फिर क्या कमी होगी डोटासरा जी से आपकी बनी नहीं, या कोई सेटलमेंट हो गया? अच्छा, आपकी टिकट में सचिन पायलट ने आपकी मदद करने की कोशिश की? पायलट सर मेरे से सिर्फ इतना सा कहा था कि दोनों जगह दोनों सांसद तय करेंगे कि डोटासरा जी को उस मंच पर जाकर और इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था जिस तरह से वो वहां जाके बोले कि एसपी की औकात हो तो हाथ डाल के देखिए प्रमोद जी भाया। डूंगरपुर बांसवाड़ा में धर्मांतरण का शिकार हो, कोई मंदिर बनाना या मंदिर में घंटी बजाना ज्यादा जरूरी है? तो नरेश मीणा फौजमान कप्तान नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई सारी जगह एमएलए थोड़ी बनूंगा। नरेश मीणा अपनी हराने और जिताने की भूमिका निभा सकता है। राजकुमार वो कह रहे हैं कि अलग से भील प्रदेश बनना चाहिए उधर का। तो किस विचार के साथ क्या करना चाहते हैं, क्यों बनवाना चाहते हैं? कि मोदी जी के आने के बाद ये पूरा देश बदल जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि जहां था वहीं था, और भी पीछे चले गए। और थोड़ा सा नर्वस तो हो आप जेल से आने के बाद? बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। जयपुर में हैं हम, गुलाबी शहर में, और इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं नरेश मीणा जी। आप सभी जानते हैं कि हम लगातार 8 महीने से नरेश मीणा जी को दिखा रहे थे, क्योंकि नरेश मीणा एक ऐसे युवा हैं लगातार कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं इनको 2003 से इनका संघर्ष देख रहा हूं। और नरेश जी, आपको ध्यान होगा कि 2003 में जब आप इस 5 के दौरान, मुझे ध्यान है कि यूनिवर्सिटी गेट पे आपने एक जाम लगाया था बड़ा लंबा सारा। 2003 से 5 के बीच में शायद एक साल था। मैं भी विश्वविद्यालय का छात्र नेता था और मैं आपके बाद में छात्र नेता बना, लेकिन आपको हम उस 12वीं क्लास से मैं देख रहा हूँ, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज भी आपके पुराने दोस्त जुड़े हुए हैं। नेता वही अच्छा होता है जिसके पुराने मित्र आज तक जुड़े हो। बड़ी बात ये है ना। हाँ। जो 99 से जो साथी थे आज भी वही आपकी वही पूरी टीम है। जगतपुरा में वही दोस्त हैं, वही आपके मीणा हॉस्टल के साथी हैं जी, है ना। जैसे फतेह सिंह जी, मेरे पास जब आप जेल में होते थे तो आपके जो वकील साहब थे, तो रोज बात होती थी मेरी। तो वो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, मैं इतना वो केयर करते थे आपकी, तो मैंने पूछ लिया कि फतेह सिंह जी, मीणा साहब आप क्या पैसे वैसे ले रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मैं पैसे वैसे नहीं ले रहा, वो तो मेरा पुराना दोस्त है। तो इतना प्यार आप लोग आपसे करते हैं। ये 8 महीने कैसे बीते प्यार बिना, या अंदर भी प्यार मिला? मैं जिस तरह की राजनीति कर रहा हूँ या जिस तरह से मेरी सोच में बना रखी है, बड़े लोगों से खिलाफ बेबाक तरीके से मैं जब मोर्चा खोल रहा हूँ, खुले तौर पे मोर्चे खोल रहा हूँ, तब मैं इस बात को जानता हूँ कि इन लोगों से लड़ने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और वो लोग मौका ढूंढ रहे थे, कब मौका है, कब नरेश मीणा को जाल में फंसाया जाए। और उस दिन गलती से अचानक से वो एक एपिसोड हुआ जिसके कारण ये सारा समरावता प्रकरण कांड हुआ। उनको मौका मिल गया। जुर्म इतना नहीं था, मामला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उन्हीं लोगों ने, बड़े लोगों ने, राजनीति के लोगों ने उस मामले को इतना तूल दिया, इतना वो बढ़ा दिया था। एक साधारण धाराओं का केस होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी धाराएं मेरे पे लगाई गई। 8 महीने मुझे जेल में रखा गया। लेकिन जितने दिन मैं जेल में रहा उतना ही जनता की नजर में मैं ताकतवर हुआ
और वो ताकतवर इसलिए हुआ कि जनता ने ये महसूस किया कि एक युवा, एक छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति, जिस पर जो सच्चा है, ईमानदार है, उसको किस तरह से सारे लोग उसको एकलव्य बनाकर, चक्रव्यूह रचकर एकलव्य के रूप में उसको मारना चाह रहे हैं। जब उनको लगा तो फिर जनता ने अपनी आवाज को उठाया, आंदोलन की रूपरेखा बनी, आंदोलन करने लगी, और उसका नतीजा ये निकला कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद था, उनकी ताकत थी कि मैं जेल से सकसूर आपके बीच में आया। ये थप्पड़ जो कांड हुआ अमित चौधरी वाला, इस पर आपका क्या राय है? कुछ आपको गिल्टी फील हुई कि हाँ ये गलत हो गया, मतलब थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल खेद है मुझे। कि थप्पड़ नहीं मारना। लोकतंत्र में इतना नहीं है, हमें इजाजत नहीं मिलती, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो बिल्कुल सर नहीं। मैं ज्ञानदेव आहूजा जी से बात कर रहा था, जब तो वो बीजेपी में थे, बाद में निकाल दिया उसको जी, वो कह रहे थे कि नरेश मीणा ने कोई गलत नहीं किया, ये अधिकारी मानते ही नहीं है, बोले कि मैंने भी थप्पड़ मारा। जी, और कोटा के एक भवानी सिंह राजावत ने भी कभी थप्पड़ मारा था। जी, सीपी जोशी है, उनका भी ऐसा कोई कांड आया सामने। जी, तो ऐसा नहीं कि नरेश मीणा अकेले थे, पर वो ये कह रहे थे ज्ञानदेव आहूजा कि बहुत सारे नेताओं ने पहले मारा, पहले हमारे दौर में कि कैमरे फैमरे नहीं होते जी, थे। जी, जी। और बोले कि 8 महीना जेल होना, वो भी आश्चर्यचकित हो रहे थे, और वो कह रहे थे वो संघर्षशील लड़का है। जी, मैंने देखो, ये जो जेल में जो लोग मुझे जानते थे, नहीं जानते थे, लेकिन मैं बहुत बड़े बड़े लोगों ने मेरे को नोटिस किया इस दौरान। हाड़ौती में भरत सिंह जी कुंदनपुर पहले पीडब्ल्यूडी पंचायत राज मिनिस्टर रहे, जानता हूँ। और मेरे को लगता है कि आज के समय में तो राजस्थान की राजनीति में अगर कोई डेड ऑनेस्ट कोई व्यक्ति राजनीति में रहा है तो भरत सिंह जी कुंदनपुर से बड़ा डेड ऑनेस्ट कोई नहीं रहा। उन्होंने भी मुझे नोटिस किया और उन्होंने मेरे ऊपर प्रतिक्रिया जो दी, उससे मैंने जब जेल के बाद आने के बाद उनको जब सुना तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भरत सिंह जी कुंदनपुर जैसे बड़े लोग भी मुझे नोटिस कर रहे हैं और वो भी मेरी सराहना कर रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी ने मुझे बोला, आपने जब कहा ज्ञानदेव आहूजा जी से मैं कभी मिला भी नहीं, लेकिन कई बार जो लोग राजनीति में रहते हैं, सामाजिक जीवन में रहते हैं, तो वो लोग दूर से देखने पर भी लोगों के बारे में महसूस कर लेते हैं, बोल चाल से, उनकी कार्यशैली से। और अगर ज्ञानदेव आहूजा साहब इस तरह की बात कह रहे हैं कि भाई वो लड़का संघर्षशील है, तो यही मेरे लिए अलंकार है, स्वर्ण है, यही मेरी उपलब्धि है। ऐसे बड़े लोग अगर मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। जाट समाज आपके खिलाफ हो गया था संभवतः, जो अब अमित चौधरी के बाद में, लेकिन हनुमान बेनीवाल का एक बयान आता है, उसके बाद पूरी फिजाई बदल जाती है। जी, आपको कभी कभी आपने सोचा था कि हनुमान बेनीवाल मेरा साथ देंगे? नहीं, देखो मेरे को कल्पना ही नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी। एक जाट के हाथ उठने के बाद में मुझे नहीं उम्मीद थी, लेकिन भाई साहब हनुमान जी ने जिस तरह से मेरे पक्ष में जो वो स्टेटमेंट दिया था, उससे काफ़ी सारा बैलेंस हुआ। बाद में दिव्या मदेरणा जी ने भी ट्वीट मेरे पक्ष में किए। कई बार जो किसान नेता हैं जाटो समाज में, कई सारे लोग थे। बाद में जब उनको लगा कि यार नरेश मीणा का इंटेंशन गलत नहीं था, नरेश मीणा को की गलती है नहीं थी कि उसको पता ही नहीं था कि जब ये है, तो उसके बाद जब उनको समझ में आया चीज, वहां जिस वो एसडीएम द्वारा जो कृत्य किया गया था, एक कर्मचारी, छोटी कर्मचारी आंगनबाड़ी की महिला चित्रा मीणा और उसके हस्बैंड से जबरदस्ती वोट डलवाया गया, तो उसके बाद शुरू में 10-15 दिन तो मेरे को लोगों ने विलेन बनाया, लेकिन बाद में जब चीजें जनता के सामने आई, उस एसडीएम के जहां जहां वो रहे, वहां उनके जो काम रहे, उनको जब जनता के सामने आया, तो उसके बाद जनता का और लोगों का नजरिया मेरे प्रति बदला। ये जो हिंसा हुई समरावता में, क्या आपको लगता है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए थी? और देखो, अपना नुकसान आपके लोगों का ही हुआ। देखो, वो जो रात को जो घटनाक्रम हुआ था, वो एक तरफा प्रशासनिक एक्शन था। वो जो पुलिस ने जो वहां किया, वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। सारी गाड़ियां पुलिस ने जलाई, सब कुछ जो भी हुआ वो पुलिस ने किया। सर एक सवाल ये भी है, मैं आपके लोगों से लगातार टच में था, और आप एक बार बड़ा आंदोलन विधानसभा के बाहर होने वाला था, उससे 2 दिन पहले अचानक से आपके पिताजी और कुछ आपके लोग मिलते हैं सीएम से और कहते हैं कि भाई सीएम से बात हो गई। तो क्या आपको लगता है कि पर मुख्यमंत्री से बात होने के बाद भी 4 महीने 5 महीने 3-4 महीने लग गए, तो क्या लगता है कि सरकार ने मदद की या नहीं की? स्पष्ट रूप से बताइए। देखो, न्यायपालिका का मामला था और मुझे लगता है कि जब शायद सरकार ने मदद की तभी तो हो पाया मेरे हिसाब से। तो मतलब आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं? जी जी बिल्कुल। भजन लाल जी भी हाँ, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ।
क्योंकि उन्होंने भी प्रयास किया है, जी, हालांकि वो देर आए दुरुस्त आए वो अलग बात है, जी, एक लंबा बिल्कुल, अरसा बीत गया बिल्कुल, था। लेकिन जब वहां पर जिस तरह से पुलिस ने आपसे बदसलूकी की, पुलिस ने आपसे मारपीट की, उस दौर में आपको लगता है कि सरकार का सिस्टम ठीक नहीं था, हाँ, पूरी सरकार खिलाफ थी, आपके खिलाफ थी? बिल्कुल पूरी सरकार खिलाफ थी, हम्म। प्रशासन पूरा खिलाफ था। पर सर एक कुछ लोग ये भी कहते हैं कि, मुझे नहीं पता, देखो मैं तो आरोप नहीं लगा रहा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नरेश मीणा नहीं होते तो बीजेपी की सीट ही नहीं निकलती, और पार्ट भी थे बीजेपी के लोग। देखो मैं तो भाई चुनाव जीतने के लिए लड़ा था। हाँ, आपको चुनाव अब अच्छा मेरे चुनाव लड़ने से कौन जीता कौन हारा मुझसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात तो जो कहते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि बी टीम तो वहां कांग्रेस थी बीजेपी की, जिसने बीजेपी से मिलकर, कांग्रेस में जो बड़े नेता बैठे थे उन्होंने बीजेपी से मिलकर गेम फिक्स किया, और एक डमी व्यक्ति जो पहले भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था उसको कांग्रेस से टिकट दे दिया। हाँ, बिल्कुल सही। अब इसमें क्या है, क्या क्या मानते हो आप? ये भी आरोप लगे कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी में 2 दिन पहले केसी मीणा जी जो टिकट मांग रहे थे उनको कांग्रेस से टिकट दिया, इसका मतलब जो टिकट देने वाले लोग थे वो कहीं कहीं बीजेपी से सेठ थे, सत्ता थी बीजेपी से, उन्होंने फायदा ले लिया होगा कहीं न कहीं कि आप डमी कैंडिडेट उतार दो, उपचुनाव है, फेमस चुनाव है, उन्होंने डमी कैंडिडेट उतार दिया और वो डमी हो गया, लेकिन उनको पता नहीं था कि बीच में नरेश मीणा आ गया। फाइट तो मैंने दी थी, और जब ये पता था कि भाई कांग्रेस डमी है, तो अगर कांग्रेस के लिए लड़ रही तो मैंने तो कहा था, मन का ये तो डमी घोषित हो गया, कांग्रेस के नेताओं को मेरे साथ आ जाना चाहिए, मेरे को समर्थन दे देना चाहिए, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो मतलब हनुमान बेनीवाल सही बोलते हैं, कांग्रेस बीजेपी एक है, सिर्फ दिखाने की लड़ाई। जी जी बिल्कुल। हाँ? कांग्रेस बीजेपी में बहुत सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, बहुत सारे नेता। हनुमान बेनीवाल साहब बोलते हैं कि पहले वसुंधरा जी के टाइम में गहलोत वसुंधरा एक थे, अभी मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत सारे नेता आपस में मिले हुए हैं और आपस में एक दूसरे के काम निकालते हैं। तो नरेश मीणा से मिला हुआ कोई नहीं था? मेरे दुर्भाग्य था, मेरे से तो ये है जो भाग्य ही है। आपके साथ युवा ही था, मिला हुआ कोई नहीं था आपसे। कोई नहीं। तो ये आपसे मेरी लास्ट टाइम बात हो रही थी उनके गुंजल साहब के, आपको ध्यान है? तो मैंने आपसे पूछा आपने जन्म पत्री दिखाई, आपने बोला नहीं दिखाई, तो अब तो दिखा दो नरेश जी, अब तो सारा आपका जेल योग्य हो गया। क्या जन्म पत्री दिखाई सर? हालत ये, मैं तो जो ऐसा महसूस कर रहा हूँ, इस 8 महीने की जेल में रहा हूँ और अब जेल से निकला हूँ, कि मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं कब खत्म हो जाऊँ। ऐसा क्यों? मेरे को महसूस होता है ऐसा, जिस तरह की शक्तियाँ, जिस तरह के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और जो उनके सिस्टम है, जिस तरह की वो राजनीति भी करते हैं, तो या तो वो मुझे न्यायपालिका के माध्यम से कोई माध्यम बना के किसी भी तरह से कैसे, मतलब कुल मिला के। तो आपको ये षड्यंत्र, आपको पॉलिटिकल हत्या करने का एक तरह से बिल्कुल पूरा षड्यंत्र था जी। षड्यंत्र कैसे मानते? बाद में थप्पड़ आपने मार दिया था वो सर आप एक घटना के 4 मुकदमे दर्ज होना, पुराने मुकदमों को निकाल लाना, और 8 महीने एक छोटे से जुर्म। अच्छा, एक चीज पूछूंगा, बिल्कुल स्पष्ट बोलिएगा, आपके इधर जो मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी, उनकी क्या भूमिका? कोई कहता है कि भाई अमित चौधरी को उन्होंने लगा रखा है, नहीं लगा रहा, मुझे तो पता नहीं, लोग ये कहते हैं कि अमित चौधरी उनका क्लोज था। मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ कन्हैयालाल जी चौधरी और हीरालाल जी नागर दोनों प्रभारी थे विधानसभा के, तो हो सकता है उन्होंने अपने हिसाब से लगा रखे हों। सत्ता रहती है, सरकार रहती है, तो हर सरकार, हर सत्ता चुनाव जीतने के लिए जो भी हथकंडे होते हैं राजनीति में जीतने के लिए, ऐसी क्या किस्मत खराब है कि सत्ता नसीब ही नहीं होती? वसुंधरा जी के साथ थे आप, मुझे खुद को ध्यान है, एक फोटो आपकी और मेरी साथ में होगी 2008 की, मुझे अभी तक पड़ी है मेरे पास, तो मैंने आपको खुद ने वसुंधरा जी के साथ देखा, हम साथ में थे, तो आप वसुंधरा जी के साथ थे उस समय, तो ऐसा क्या है वसुंधरा जी को छोड़ा आप, कभी किसको छोड़ा? किस्मत नहीं बैठी? नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती थी कि मैडम के साथ था, 2013 में राजपा बन गई, लोगों ने कहा अपने तो घर में ही मुख्यमंत्री बन रहा है तो क्यों दूसरों के घर में रहें, तो मना चलो ठीक है अपने घर में रह लेते हैं। इस चक्कर में तो फिर चुनाव नहीं लड़े आप? नहीं लड़े, कोई जगह ही नहीं थी उस समय, उन्होंने नहीं दिया कि भाई ये नहीं जीतने लायक होगा, तो इसलिए उनको नहीं दिया वो टिकट। पर एक बार बताऊं, मतलब आपके लोग कुछ भी कह रहे हो डॉक्टर साहब के लिए, मेरी पर्सनल बात हुई डॉक्टर साहब से एक दिन जी, मैंने उनको बोले यार ये इनके लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ नरेश कि हमारे कुछ भी बात हो, लेकिन वो है तो मेरा बच्चा, उन्होंने मेरे को बोला। जी, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू में बोला। बिल्कुल। बोला कि यार मेरा बच्चा है और मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं समझौता भी जाके आया, मैंने पूरे समाज के लिए जाके आया, लेकिन ये इस तरह से इनके लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं तो मेरे को बहुत हर्ट होता है। उन्होंने मुझे बोला
करोड़ी लाल जी ने मुझे ये बोला, इंटरव्यू में बोला। देखो भाई साहब, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ डॉक्टर साहब का। मैं तो जब भी मुझे लगा कि डॉक्टर साहब के कहीं ऐसा है कि जहाँ मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ खड़ा रहा कई बार, लीग से हटकर, दल से हटकर, पार्टी से हटकर कई बार खड़ा रहा उनके साथ। मुझे इस बार बहुत बड़ी अपेक्षा थी डॉक्टर साहब से। अच्छा, अपेक्षा बड़ी थी? बहुत बड़ी अपेक्षा थी, क्योंकि मैं जब गया था तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और मुझे उम्मीद ये था कि भाई निर्दलीय लड़ा हूं तो बीजेपी कांग्रेस तो मेरी मदद करेगी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब का जिस तरह का नेचर है, और मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब से मुझे उम्मीद है, डॉक्टर साहब मेरे पर 100% मेरी मदद करेंगे। लेकिन जितनी उम्मीद थी, डॉक्टर साहब बहुत चाहते तो मैं इतने दिन नहीं रहता। देखो, करोड़ लाल चाहने के बाद 8 महीने रहता है क्या? तो आपको लगता है सत्ता में मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उनकी तो खुद की बदन लाल जी से नहीं पट रही थी? वो ये कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा। मुझे तो ये कह रहे थे सरकार से मेरी कहाँ पट रही है, मेरी तो खुद की सरकार से लड़ाई हो रही है, मुझे ये कह रहे यार मंत्री बने बैठे कैसे नहीं पट रही? कि मेरे काम नहीं हो रहे, मेरी सरकार से सब पट काम रही हो रहा है, किसने कहा काम नहीं होते? डॉक्टर साहब काम नहीं होंगे? अब वो जन नेता तो है इसमें, नो डाउट। देखो डॉक्टर साहब का कद है अपना। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से समाज का रुझान, मीणा समाज का, अन्य युवाओं का रुझान आपकी तरफ बढ़ा है, तो एक आपको लग रहा है कि एक नया वो लीडर मान लिया है एक मीणा समाज का आपको? मैं अभी 20 तारीख को गांव जा रहा हूँ, और कुछ दिनों बाद में मैं एक नए रूप में राजस्थान की राजनीति में उतरूंगा। थल फ्रंट के बारे में आपका क्या विचार है? तीसरा मोर्चा? नहीं, इस तरह का मैं तो इलाके में घूमूंगा, गांव जाऊंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, ताकत बढ़ाऊंगा, और जब लास्ट समय में जब फैसला निर्णय करने का समय आएगा, जब जनता से जो लोग मेरे शुभचिंतक के जो साथी हैं उनसे बैठकर राय लूंगा, वो जो तय कर देंगे वो मैं फैसला करूंगा। आपका क्या मन है? आप किंग मेकर रहेंगे, किंग बनेंगे, किंग बनाएंगे, क्या मतलब क्या आपका आगे की रूपरेखा रहेगी? अभी तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं खुद ही कुछ नहीं बन पा रहा, तो कहाँ से किंग मेकर बनूंगा? कई बार आदमी के किस्मत में लिखा होता है, वो खुद नहीं बन पाता लेकिन कईयों को बना देता है, और आपने यूनिवर्सिटी में आज तक साबित कर दिया। 2003 से लेकर 22-23 तक मुझे ध्यान है, निहारिका जी का चुनाव अब लास्ट लड़ा रहे थे, जब यूनिवर्सिटी में आप नेता बना सकते हो इतने सारे, आप खुद भी रहे लेकिन इतने सारे बना दिए, आज तक आपका यूनिवर्सिटी में दबदबा है, तो क्या लगता है कि राजनीति में भी ऐसा ही दबदबा रहेगा? चाहता तो यही हूँ कि जिस तरह राजस्थान विश्वविद्यालय में नरेश मीणा का दबदबा रहा, उसी तरह राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा का दबदबा रहे। जेल में जो आपकी दिनचर्या थी, आम कैदी की तरह थी, डिफरेंट थी, क्या सीखने को मिला जेल में? बिल्कुल आम कैदी की तरह, आम बंदियों की तरह परेड में खाना खाता था, आम बंदियों की तरह बैरिक में सोता था, कोई वीआईपी नहीं, और रिश्ता बना के आया हूँ बहुत लोगों से वहां भी। अच्छा। मैं जब 8 महीने रहा तो लगभग 2400 लोग रहे होंगे जेल में, जो आए चले गए, उन सबसे रिश्ते बना के आया हूँ, और ऐसे रिश्ते बना के आया हूँ कि वो भी मेरी सेना या एक समर्थक मान लो, मेरे साथी मान लो, जो आने वाले समय मेरी मदद करते हुए नजर आएंगे। नरेश जी, मैं भी छात्र राजनीति के दौरान जेल में रह के आया जी। तो मानवाधिकारों का बड़ा उल्लंघन होता है वहाँ पे, मतलब मानवाधिकारियों की हत्या जो होती है ना, बहुत सारे लोग जिनको जमानत कराने वाले पड़े ही रह गए, वो अभी तक पड़े हैं, 10-10 साल हो गए, कोई जमानत कराने वाला नहीं। आपको लगा ऐसा? मैं अभी थोड़ा सा फ्री हो लूँ, कुछ समस्याएं जो जेल को लेकर भी है, मेरी व्यक्तिगत भी एक संभ्रावता को लेकर भी है। मैं चाहता हूँ कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मुझे समय दे देंगे तो उनके पास जाऊंगा, उनके पास ये चीज़ें रखूंगा, भाई ये समस्याएं हैं, और उम्मीद है कि वो दूर करेंगे। आपको जो आपने कहा कि एक मेरा दोस्त है नरेश मीणा जी, आपने कहा था कि एक मेरे मित्र हैं, डीसीपी हैं, वहाँ लग रहे हैं, तो आपने कहा वो मेरे से जूनियर हैं आपके मीणा हॉस्टल के, तो आप उनको सलाह दे रहे थे या धमकी दे रहे थे, जो आपने कल बोला था? वो छोटा भाई है, क्या नाम था उनका? वो उदय सिंह जी। उदय सिंह। उसको इसी तरह, क्योंकि उसको मेरे भाई ने भी समझाया, भाई कई सारी ऐसी शिकायतें आई थी कि भाई, तो मैंने उसको कहा भाई ये ठीक नहीं है, कोई सगा भाई भी इस तरह का करता है तो वो ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। प्रमोद जैन भैया के बारे में आपका क्या विचार है? भ्रष्ट नेता है, राजस्थान में सबसे भ्रष्ट नेता है, मुकदमे लगे हुए हैं कई,
कौन बचा रहा है? एक भी जो सारे मुकदमे वो इसी तरह के हैं, जहाँ किस तरह जमीनों को खाया उन्हें किस तरह से भ्रष्टाचार किया। अब बच्चा तो कौन रहे होंगे, उनके भी संबंध होंगे किसी से बीजेपी में, संबंधों पे बच रहे हैं। संबंधों तो पे नरेश मीणा नहीं बच पाए संबंधों। उस पे तो इतने आरोप लगे हैं, भरत सिंह जी ने आरोप हाँ, भरत लगाए, सिंह जी ने लेटर लिखे थे। अखबारों में आया, सब कुछ आया। तो इतने आरोप लगने के बाद और फिर इतना पैसा इतना सब कुछ होने के बाद तो ईडी सीबीआई जानी चाहिए प्रमोजन भाई के पास, पर नहीं जाती। डॉक्टर साहब ने भी एक बार मुद्दा उठाया था कि भाई प्रमोजन भाई पे खान मंत्री पे ईडी सीबीआई जानी चाहिए, लेकिन नहीं गई। नरेश मीणा जी, आप 8 महीने जेल में थे, संभवतः अखबार तो पढ़ते ही होंगे। ये आपको दुख नहीं होता है, ये पेपर लीक हुआ, वादा हुआ ऐसा ही भर्ती रद्द कर देंगे, 18 पेपर कांग्रेस राज में लीक हुए, तो आपके समाज के बहुत सारे युवा यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जयपुर में, उनको आपसे अपेक्षा कि आप इस पे बयान दोगे कि ये पेपर जो लीक हो गए, जो पकड़े गए, अब रद्द कर दो ना, क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है? देखो, उसमें दोनों ही चीज है। मुझे ये काउंटिंग का पता नहीं है कि कितने लोग की वो वैकेंसी निकली थी, आप बताएं। 800 लोग 800 लोग भर्ती होने थे। 800 कितने भर्ती हुए? 800 लोग भर्ती होने थे, मतलब ऐसा ही हुए 800 ना, उनमें से कितने पकड़े गए? मतलब एसओजी ने पहले जो बयान दिया था उसमें बोल रहे थे कि 200-250 पकड़े गए, 250 करीब, मतलब 250 करीब वो कह रहे कि इसमें है करप्ट जी। और अभी एसओजी ने वापस बयान चेंज कर लिया, 60-70 बोल रहे हैं, जो 80 बोल रहे हैं, जो भी है। पर एक बार बताओ, एक भ्रष्ट अधिकारी, मेरी बात सुनो, दोनों ही तरह चीज है कि जो लोग थानेदार बन रहे हैं उनमें कोई एक भी भ्रष्ट अगर बनता है, मतलब गलत तरीके से आता है पेपर लीक करके, तो वो भी बहुत बड़ा गलत है। और दूसरी तरफ से कोई लड़का पढ़ के नौकरी लगा है तो ये गारंटी नहीं कि वो दोबारा पढ़ के नौकरी लगी जाए। और अगर ऐसा हुआ कि रद्द कर दी गई और वो जो लोग थानेदार बन गए उनमें से गलती से भी अगर एक लड़का अगर नहीं दोबारा बन पाया तो उसके बारे में क्या रहेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर एक बार बताइए, दोनों ही पक्ष हैं, दोनों पक्ष हैं, लेकिन नरेश मीणा एक बार चुनाव से पहले ये वादा करते हैं कि मैं अगर समरावता में जीत जाऊं, मतलब देवली उनियारा में जीत जाऊं, तो मैं ही ऐसा ही भर्ती रद्द करा दूंगा। फिर नरेश मीणा अपनी बात से फिरेंगे तो फिर जनता तो सवाल उठाएगी। तब गलत है। तो बीजेपी ने क्या बोला था? तब गलत है। आपने अगर ऐसा वादा किया है, बीजेपी ने बोला था, अगर आपने वादा करके अगर वोट मांगे हैं तो आपको वादे पे पूरा होना चाहिए। आपको खुद को ध्यान है बीजेपी ने किस बात? मैं तो, मेरा पक्ष तो इस मामले में ऐसा है कि मैं निष्पक्ष हूँ। हाँ, आप न्यूट्रल बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी ने भरोसा दिया और इस बात पर ही वोट मांगे हैं, बीजेपी ने किस बात पे मांगे? ऐसा है कि भर्ती, क्योंकि हाँ डॉक्टर साहब ने मुद्दा उठाया था, मांगे थे ना। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने मुद्दा उठाया। डॉक्टर साहब ने बोला था रद्द कराऊंगा। हाँ, रद्द कराऊंगा। फिर रद्द क्यों रद्द नहीं हुई? तो फिर बीजेपी में और कौन बोले कौन नहीं बोले मुझे नहीं पता, पर डॉक्टर साहब ने तो बहुत मजबूती, मैं बताऊं, डॉक्टर साहब ने बहुत मजबूती से मुद्दा उठाया। राजेंद्र राठौड़ ने बोला था, डॉक्टर साहब ने बोला था, सीपी जोशी ने बोला था, तत्कालीन तमाम ने, गुलाब चंद कटारिया ने खुद ने बोला था सदन के अंदर खड़े को नेता। अगर बीजेपी ने ये वादा किया था तो उसको वादे को फिर तो निभाना चाहिए। देखो, मैं कहता हूं कांग्रेस में आप इतने प्रिय थे कई लोगों के, आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, आप जैसा नेता कांग्रेस को मिल नहीं सकता, फिर क्या कमी होगी डोटासरा जी से आपकी बनी नहीं, या कोई सेटलमेंट हो गया कि आपको टिकट नहीं दिया? अब देख लो ना, अब आपके सामने ये चीज है। तो जो बीजेपी में प्रचार कर रहा था उसको टिकट मिला, इसकी जमानत जब्त हुई, मेरे 60,000 वोट आए, मजबूती थी, फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला, तो चीजें आपके सामने हैं। तो डोटासरा जी से आपकी बात नहीं हुई कभी? नहीं, मेरी कभी, वो उस समय टिकट मांगा था, जब बात हुई थी। क्या बोले आपको? भरोसा दिया था, विश्वास दिया था कि टिकट देंगे। अच्छा, आपके टिकट में सचिन पायलट ने आपकी मदद करने की कोशिश की? यस या नो? क्लियर? मुझे नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैं पायलट साहब के पास गया था तो पायलट साहब मेरे से सिर्फ इतना सा कहा था कि दोनों जगह दोनों सांसद तय करेंगे, हरीश मीणा और मुरारी मीणा। तो हरीश तो आपके पक्ष में कैसे आ सकते हैं? एक ही समाज के नेता, आप बड़े नेता बन जाते हैं। क्लियर कहा था कि दोनों ही जो सांसद है उनके सहमति से ही टिकट मिलेगा, जिसको भी मिलेगा उनकी सहमति से मिलेगा। तो वो न्यूट्रल थे, मतलब ना आपके साथ थे ना। देख लो, जो भी मैंने तो कहा ना भाई, दोनों का ये शब्द था मेरे को, भाई दोनों जो सांसद जो तय करेंगे उनको टिकट मिलेगा। नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी न्यूट्रल हो गया ना उनका अंदाज। जी। पर आपने तो बहुत सचिन पायलट जी के बहुत जय जयकार भी लगाए, नारे भी लगाए, फिर कहाँ कमी रह गई आपके संघर्ष में? नहीं चली होगी उनकी, या फिर जो दो सांसद हैं वो सांसद वो उस समय मेरे से बड़ा समझ रहे होंगे कि भाई ये सांसद बने तो इनके पास बहुत बड़ा जनाधार हो,
मैंने कहा था डॉक्टर साहब, पायलट साहब को जब मैं मिला था, उन्होंने जब ये बात कही थी मेरे से, तो मैंने कहा था मतलब साहब ये नेता नहीं है, ये तो आप इनको टिकट दे देते हो इसलिए चुनाव जीत के आ जाते। नेता तो नरेश मीणा है। 5 साल हो गए डोटासरा जी को, पूरा जी। कंप्लीट हो गया उनका 5 साल का अध्यक्ष टेन्योर। किस तरह से आप देखते हैं, एनालिसिस क्या है आपका? बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देते हैं उनको, मैं पूरा कार्यकाल कर रहे हैं और लंबा चले। नहीं फिर भी आपने एनालिसिस किया, बहुत अच्छा चला दिया, नहीं अच्छा चला पाए। अब अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी 12 में जिस तरह से एक अपराधी को बचाने के लिए, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, प्रमोद जैन भाया, जिसको हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं मिल रहा, और उस भ्रष्टाचारी नेता को बचाने के लिए वो वहां जिस तरह से भाषण दे के आए, वो कहीं न कहीं उनको कटघरे में खड़ा करता है आदरणीय डोटासरा जी को, कि डोटासरा जी को उस मंच पर जाकर और इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, जिस तरह से वो वहां जाके बोले कि एसपी की औकात हो तो हाथ डाल के देखिए प्रमोद जैन भाया पर, जैसे कोई प्रमोद जैन भाया को मसीहा हो। प्रमोद जैन भाया तो भ्रष्ट नेता था, आरोप भ्रष्टाचार के आरोप है, उसमें सारे मुकदमे सच मुकदमे हैं उस पर। तो मैंने तो गिरफ्तारी की मांग करी है, प्रमोद जैन भाया गिरफ्तार होना चाहिए। भरत सिंह जी कुंदनपुर कह रहे हैं कि गिरफ्तार होना चाहिए। तो और उसके प्रमोद जैन भाया के आसपास जो भी लोग दिखेंगे आपको, यहाँ तक कि उसकी सभा में अब जो लोग भी आते हैं, भीड़ वो भी दिहाड़ी पे आती है, पैसे पे आती है। अच्छा। और लोग ये कहते हैं कि इसके मंच पे भी जो लोग रहते हैं, उनके मंच पे या जो भी उनके आसपास, वो टोटल लोग वो हैं जो पैसे के दम पर उनके आसपास हैं। तो अब ये देख लीजिए कि क्यों वहां गए, क्यों बदनाम हो रहे हैं। जो इनके आसपास दिखेगा प्रमोद जैन भाया के, तो उस पर कहीं न कहीं उसने जो भ्रष्टाचार किया उसके छींटे उन पे भी पड़ेंगे। आप नरेश जी, आप निकले जेल से बाहर, मैंने देखा पहले तो आपने एक बयान दिया नीली छतरी वाले के आशीर्वाद, फिर आप देवनारायण मंदिर में गए, फिर आप खाटू श्याम जी मंदिर में गए। तो क्या हिंदुत्व की तरफ आपका रुख है? देखो, मैं अपन सनातनी धर्म में पैदा हुए हैं। हमारे घर में शिव जी का मंदिर है, शुरू से पिताजी सब लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। मुझे भी लगा कि और इन आध्यात्मिक की तरफ आप जाते हो, बहुत शक्ति तो मिलती है, क्योंकि बहुत सारे आपके समाज के युवा डूंगरपुर बांसवाड़ा में धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं। वो अपना धर्म बदल के आदिवासी से ईसाई बन रहे हैं, कुछ मुस्लिम बन रहे हैं। तो ये भी तो आपके समाज को बड़ा देखो, उसमें मेरा ये कहना है, मैं भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, इमानुएल मिशन स्कूल में। जब हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ जातियां हैं जो बेचारे इतने पिछड़े हैं, इतने शोषित हैं, जिनको कोई सुन नहीं रहा, कोई उनसे उनके वो जहाँ रहते हैं, जिस गंदगी जिस तरह के वहाँ सिस्टम है, उनके लिए स्कूल की सुविधा नहीं, पीने की सुविधा नहीं, कुछ सुविधा नहीं। और उनको हिंदू धर्म के कुछ जो ठेकेदार बनते हैं, जो मंदिर बना के मंदिरों में खर्चा करते हैं, ये धार्मिक यात्राओं में खर्चा करते हैं, अगर वो लोग उनमें जाकर खर्चा करें, उनके बच्चों को शिक्षित करें, वहाँ पानी की व्यवस्था करें, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करे, तो वो लोग क्यों छोड़ेंगे धर्म? लेकिन जब हिंदू धर्म में मैंने देखा खुद ने, मैं जब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा तो मैंने देखा वहां, तो ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ था ही नहीं बेचारे। और जब उनको कोई दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मैंने देखा है उनको पढ़ाया लालच देकर। नहीं, देखो, आदमी को धर्म बाद में, पेट पहले है। पेट पहले। अगर मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको शिक्षा नहीं मिल रही, तो वो ज्यादा मेरे लिए उनका पेट भरना ज्यादा जरूरी है, या कोई मंदिर बनाना या मंदिर में घंटी बजाना ज्यादा जरूरी है? वो जरूरी है। लेकिन नरेश मीणा जी, आप कह रहे हैं मैं सनातनी हूँ, अगर आपको मौका मिलता है, मैं इस मामले में बहुत, आपको मौका मिलता है, हाँ, तो आप अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी कास्ट को बचाने के लिए, माने मीणा समाज को बचाने के लिए, क्या आप ऐसा करेंगे कि वो धर्म नहीं बदले? क्या आप कुछ, देखो मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, ये जो बागेश्वर धाम और ये फलाने जो बड़े लोग बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, ये बड़े आपके विश्लेषक आते हैं टीवियों पे, उनको उन कॉलोनी में जाना चाहिए, उन बस्तियों को ढूंढना चाहिए। आज मैं 2 समुदाय तो मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरे एरिया में, कंजर समाज और सांसी समाज कन्वर्ट हो गए, वो हिंदू धर्म में है,
लेकिन हिंदू धर्म उनको कोई दुकान पे रोजगार देना नहीं चाहते, उनके पास जमीनें जायदाद खेती बाड़ी है नहीं, उनको रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, फिर भी वो हिंदू धर्म को मान रहे हैं। उनको आप उनके पास जाओ, ये मंदिर बनाने से, मंदिरों में 31 करोड़ रुपए के जो एक महीने के जो मंदिरों में जो मठों में जो पैसे आ रहे हैं, वहां जाके उन कॉलोनियों में उनको पक्के मकान बनाओ, उनको दो, अपने आप ही धर्म का। और अब अभी वो हुआ वहां आपके जो यादव वाला हुआ वो सिस्टम हुआ, तूने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान, तूने मन का मेल नहीं धोया कैसे आएंगे भगवान। मन तो गंदा है और भगवान के दरबार में ढोक लगा रहे हैं। कहीं भी जब हिंदू मुस्लिम कहीं दंगा होता है, ज्यादातर शहर में होता है, गांव में मैंने कभी दंगा होता हुआ नजर नहीं आया। मैंने उस समय भी देखा है, ज्यादातर जहां महाजन समाज क्या बोलते हैं हम, हरिजन समाज, हाँ, और खटीक समाज, वो लोग सबसे आगे रहते हैं, हाँ बिल्कुल आगे रहते हैं हिंदू धर्म की सुरक्षा करने में। ऐसे। लेकिन जब मंदिर में पूजा करने का नंबर आता है, जब पंगत में बैठने का नंबर आता है, तब आप उनको धुतकार देते हो, तब उनको आप हिंदू नहीं कहते हो। आप सम्मान दो ना जी, देना चाहिए नहीं देना चाहिए बताओ। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आज भी मैं मीणा तो राजा रहे हैं, आमेर में रहे, बूंदी में भी रहे, लेकिन मैं जालोर में खुद देख के आया हूँ। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं जालोर में देख के आया हूँ कि हमारे भाइयों को मटका अलग रखना पड़ता है, खाना खाने जाएंगे तो गलत नहीं है, और इसीलिए कमजोर है। अच्छा एक बात बताओ, मीणा, करोड़लाल जी ने एक बयान दिया था, आपको ध्यान होगा, कि मीणा जो जैसे मतलब जिसका अधिकारी घर में बन गए फिर वही अधिकारी बन रहा है, इसका चेंज होना चाहिए कि ये वही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, तो मतलब मुखर होकर लड़ रहा हूं, वो कहां लड़ रहे हैं वो? बताओ क्या बोलना चाहो, बोलो इस पे बोलो। मैं लड़ रहा हूं लड़ाई, तो मैं कह रहा हूं ना भाई, नेताओं के बेटे नेता नहीं बनने चाहिए, अधिकारी रिटायर्ड होकर अधिकारी जो पैसा कमा के आते हैं वो नेता नहीं बनने चाहिए, जो जिन्होंने सरकारी नौकरियों में रहते हुए तो केवल पैसा कमाने पर ध्यान दिया, तब तो उन्होंने किसी की भलाई करी नहीं, समाज की किसी तरह की मतलब मदद नहीं करी, और बाद में जो बहुत सारा पैसा कमा लिया फिर चुनाव लड़ने आ जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब ये बात कहते हैं तो इस पर सबसे बड़ा, डॉक्टर साहब की लंबी लाइफ रही, डॉक्टर साहब चाहते तो बहुत सारे नए लोगों को मौका मिल जाता पूर्वी राजस्थान में। और मैं यही कह रहा हूं, और ये हमारी पीड़ा है समाज की, मीणा समाज की बहुत बड़ी पीड़ा है कि वही लोग बन रहे हैं जो बनते आए हैं या उनके परिवार के बनते आए हैं। वो तो कह रहे रामविलास को मैंने खड़ा कर दिया, इसको मैंने खड़ा कर दिया। रामविलास जी के पिताजी या दादाजी एमएलए रहे हैं, वो बहुत सारे नाम, बहुत आर्थिक रूप से रामविलास जी संपन्न व्यक्ति थे। नए छात्र राजनीति से किसको लाए? आज मीणा समाज में अभी मेरे मामले को लेकर ही बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे, पंचायतें होती, कोई वक्ता ही नहीं, कोई बोलने वाला ही लड़का नहीं, ऐसी नींव वही नहीं खड़ी की पौधी। जाट समाज में चले जाओ, कितने युवा साथी एमएलए एमपी आप खड़े करेंगे? हाँ बिल्कुल। कितने चल रहा है, मेरा प्रयोग चल रहा है, ये आंदोलन, ये जो मैं डोल रहा हूँ, मेरे साथ छात्र घूम रहे हैं, युवा घूम रहे हैं, ये सीख रहे हैं, ट्रेनिंग है। मौका आएगा जब सबको। तो नरेश मीणा फौजमान कप्तान नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई सारी जगह एमएलए थोड़ी बनूंगा, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा एक जगह लड़ूंगा, लेकिन अब मैं 2 जगह हो गई, छबड़ा और छबड़ा हो गई, देवली नियारा हो गई, और अंता हो जाएगी। आपको फ्री हैंड दे दे, कितने चुनाव लड़ा दोगे? चलो आप, अगर मान लो आपको बोल दे कि मैंने 25-30 सीटों पे मैंने मंथन किया था जेल के अंदर रहते हुए। अच्छा, मंथन भी कर लिया? हाँ, कि ये सीटें ऐसी जहां अपन गेम कर सकते हैं। हाँ, कौन सी? पूरी राजस्थान होगा ये तो। हाँ, पूरी राजस्थान हाड़ौती 25 सीटों पे 25 से 30 सीट ऐसी जहाँ पे नरेश मीणा अपनी हराने और जिताने की भूमिका निभा सकता है। तो उस पे पूरा, हाँ, मैंने पूरा बना रखा है वो। आप जेल पे किताब भी लिखेंगे? हाँ, 2-3 पत्रकारों ने ये सवाल पूछा है, तो अब इस पर मंथन करूंगा, लिखेंगे जरूर। तो जेल में आप अभी बता रहे थे एक पत्रकार को कि बहुत सारे नशेड़ी भी वहाँ पे, तो नशे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी। नशा करने वाले लोग एक तरह से तो नशा में मर जाते हैं, फिर नशे की जब पूर्ति के लिए उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो जो नहीं मिलता तो वो फिर क्राइम में चले जाते हैं, चोरियां करते हैं, और जेलें ऐसे नशेड़ियों से भरी पड़ी है। अच्छा। और नशे की बहुत बड़ी बीमारी राजस्थान में, पंजाब में थी, पंजाब से ट्रेनें कैंसर से भर भर के आती थी, वो नशा की बीमारी राजस्थान में भी आ गई है।
12 और चित्तौड़ में अफीम की खेती होती थी, लेकिन आज वो सपोटरा, करौली, बॉर्डर के एरिया सब जगह फैल गई। और इस पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इसको सरकार को तो कंट्रोल करना ही चाहिए, सरकार को तो इस पर ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन आम वर्ग को, आम समाज को भी इसकी तरफ नज़र डालनी चाहिए। गाँव में कमेटियां बननी चाहिए, गाँव में इस तरह के लोगों पर नज़र डालनी चाहिए, और इस तरह के जो लोग जो धंधा कर रहे हैं अफीम का, इनका, उनको जेलों में डालना चाहिए। राजकुमार रोत, आपके चुनाव में भी बातचीत हुई थी आपकी, लगातार वो भी बाप पार्टी को बढ़ाए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अलग से भील प्रदेश बनना चाहिए, उधर का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ मध्य प्रदेश का, उन्होंने एक अलग से नक्शा बना दिया है। आपको लगता है कि एक जाति के नाम पे प्रदेश होना चाहिए? आपका क्या एनालिसिस है इस पे? तो एक कास्ट के नाम पे प्रदेश, तो थोड़ा दुविधा वाला सवाल होगा नरेश जी, मैं समझ सकता हूँ। हाँ भाई। फिर भी क्या विचार है? अब वो पता नहीं, उनका कभी बैठेंगे जब पूछेंगे उनसे, वो किस विचार के साथ क्या करना चाहते हैं, क्यों बनवाना चाहते हैं, और वो बनाना चाहते हैं तो उसके बाद क्या उनका मकसद है। कभी राउत साहब के साथ जिस दिन बैठेंगे उस दिन पूछेंगे, फिर दोबारा आपको जवाब दे देंगे। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक बड़ी समस्या है यही जो आप कह रहे थे, नशे की, पूरे युवा नशे की जद में आ चुके हैं। मैंने कहा ये बहुत बड़ी समस्या है, और एक मिलावटखोरी, ये दो समस्या बहुत बड़ी देश में, सबसे बड़ी समस्या। आज आप कोई भी दुकान से कोई भी चीज आपके हाथ में पावर दे दें तो ये कैसे बंद करोगे इनको? उम्र कैद दो, फांसी की सजा दो। किनको? ये जो मिलावटखोरी करते हैं, जो मिठाइयों में जहर मिला रहे हैं, फल फ्रूट में जहर मिला रहे हैं, सब्जियों में जहर मिला रहे हैं, कितने लोगों को कैंसर के मरीज बना रहे हैं, कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितने लोगों के हत्यारे हैं वो। ये सब लोग जो मिठाइयों में जहर मिलाते हैं, दूध में वो केमिकल मिलाते हैं, जो दूध आता है जो उसमें अब तो कोई चीज ही नहीं बची। घी आएगा तो वो भी बाबा रामदेव पतंजलि कहते शुद्ध घी गाय का घी। क्या इतनी गायें हैं क्या बाबा रामदेव के पास जो इतना घी आता है, जो पूरे देश में सप्लाई हो जाता है? पाम ऑयल बेच रहे, पाम ऑयल जहर है, पॉइजन है, उस पाम ऑयल से कितने लोग मर रहे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जब 2013 में जब आए थे तब मैं कांग्रेस की विचारधारा का था, लेकिन नरेंद्र मोदी को मैं जब 45 मिनट के उनके भाषण को रेगुलर सुनता था। अच्छे नेता लगते थे मुझे लगता था उस समय, हम सबको लगता था कि मोदी जी के आने के बाद ये पूरा देश बदल जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और जैसे सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, अमेरिका, इस तरह का देश बन जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि जहां था वहीं था, और भी पीछे चले गए। क्या मिला? नरेश जी, ये राजस्थान विश्वविद्यालय में आप नेता हैं, अब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, लगातार युवा मांग कर रहे हैं, आपकी फोटो लगी देखी थी मैंने एक जगह, वहाँ छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता तो नरेश मीणा आपके सामने इंटरव्यू देता हुआ नहीं नजर आता, आपको रविंद्र भाटी नजर नहीं आता। और बहुत बड़े नेता, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मनमोहन सिंह, बहुत बड़े नेता, राजस्थान की राजनीति में सारे टॉप नेता राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले। और ये जो नेता जो अब नरेश मीणा को जो रोक रहे हैं, वो इसीलिए तो रोक रहे हैं। अगर नरेश मीणा छात्र राजनीति से निकल के नहीं आता तो ऐसा बेबाक ना तो बोलता, ना संघर्ष की राजनीति सीखता। पहली बात तो नरेश मीणा होता ही नहीं राजनीति में। अगर विश्वविद्यालय में नहीं आता, छात्र राजनीति में नहीं होता तो इस जगह होते ही नहीं। नरेश जी, एक बार बुरा मन मानने की एक बात पूछो क्या, आपका कॉन्फिडेंस पहले से कम क्यों हुआ है? पहले तो आप किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, बोला कि नरेश मीणा जो कहेगा दबंग तरीके से कहेगा, डरेगा किसी से नहीं। आपको लग रहा है? डरते तो नहीं हो आप अभी, पर थोड़ा सा नर्वस तो हो आप जेल से आने के बाद। यहाँ नर्वस इस कारण से हो कि आपके लोग बड़े निराश थे, इतना हुजूम उमड़ता लेकिन उमड़ा नहीं, कोर्ट ने भी पाबंदी लगा दी। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई कंधों पर। बिल्कुल। कैसे? बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरे से अब आशाएं करने लगे हैं, मेरे से उम्मीदें करने लगे हैं। तो उन जिम्मेदारियों का वजन बहुत बड़ा है, इसलिए टेंशन में हो। हाँ। अंतिम सवाल, राजकुमार रोत, रविंद्र भाटी, दोनों को किस तरह से देखते हो और आपकी मित्रता कैसी है? भविष्य में अगर साथ लाने की मैं दोनों से कभी नहीं मिला, पर उनके लेकिन दोनों से फोन पे मेरी बात हुई है। राजकुमार रोत ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसने वहां इस तरह से कुंडली बनाकर जो बैठे थे बड़े बड़े छत्र, बड़े बड़े नेता, दिनेश खोड़निया पूरे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की राजनीति को चलाते थे, और एक NSU का स्टूडेंट होते हुए राजकुमार रोत को मौके नहीं मिल रहे थे, तो उसने
अपनी ताकत दिखा के सारे कांति भाई भील है हमारे, सब लोगों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया और नई राजनीति पैदा करी और नए साथियों को मौका दिया। और आज वो विधानसभा में, लोकसभा में रविंद्र भाटी अपने दम पर निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, लोकसभा में बहुत बड़ी वोट उन्होंने लिए। और जिस तरह से अभी भी वो विधानसभा में सक्रिय है, विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है, ये लोग बड़े होकर और भी बड़े पदों पे जाएंगे। और हनुमान बेनीवाल लड़ाका है और जनता के लिए लड़ने के लिए कई बार उन्होंने भी कई गठजोड़ छोड़े, कई बार समझौते तोड़े। ऐसे लोग होने चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल जैसे बहुत हनुमान बेनीवालों की जरूरत है राजस्थान को। बहुत सारे नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल की जरूरत है राजस्थान को। हनुमान बेनीवाल, मुझे एक बात अच्छी लगी उनकी कि अगर वो भ्रष्ट होते तो सरकार सीधा भ्रष्टाचार पे उनके पाबंदी थी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। एक बिजली का वो था और एक मकान का वो था, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाई सरकार। आपको लगता है कि ईमानदारी भी गहना होती है एक नेता के लिए? बिल्कुल। अब नरेश मीणा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि छोटा मोटा आपका कोई बिजनेस बस ये छोटा सा एक गलती हो गई जिसके चक्कर में 8 महीने डाल दिए। अभी मेरे पास कोई ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ईडी सीबीआई नहीं आ सकती आपका? हाँ, वो कभी नहीं आ सकती। कोई कुछ धंधा नहीं मिलेगा। हाँ, वो पुराने केस निकाल लो वापिस से, और क्या। वैसे एक ही गलती है, जो सड़कों पे लड़ते हैं तो उन्हीं मुकदमों में ये डाल देते हैं। अब खत्म हो गए सारे मुकदमे। देखो, जो लोग राष्ट्रीय पार्टियों में रहते हैं, जिनकी सत्ताएं आ जाती है, उनका तो क्लीन चिट करा देते हैं। अब मेरे जैसा व्यक्ति जो, और ऐसे बाकी कई देश में होंगे, उन पर ये तो राजनीति में ऐसे जो राजनीतिक लोग हैं और जो जनप्रतिनिधियां जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके प्रति कहीं न कहीं इस मामले में छूट होनी चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभा रही है जो निभानी चाहिए? हनुमान बेनीवाल बिल्कुल कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही। जो हनुमान बेनीवाल विपक्ष की पेपर लीक मामला, बिल्कुल, बजरी का मामला, रोज सभाएं कर रहे हैं। पहले जयपुर में करी, कल नागौर में करी, रात को 2 बजे कलेक्टर से समझौता। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी? कांग्रेस में तो जब चुनाव आ जाएंगे, हाँ, तब जो टिकटार्थी भीड़ ले लेके आएंगे, हाँ, तब कांग्रेस में भीड़ नजर आएगी। अभी चुनाव दूर है, तो वो जो टिकटार्थी अभी तो मिलाजुली की घड़ी चल रही है। अभी जो टिकटार्थी भीड़ लेके कहीं टिकट वो आते नहीं है, ठीक है। और मैंने देखा संगठन में जो काम करते हैं उनको कभी टिकट नहीं मिलते। टिकट तो जो मिलता है वो तो अभी तो घर बैठे हैं। वो टिकटार्थी टिकट बंटने के समय आएंगे बढ़िया तामझाम लेके और टिकट लेके चले जाएंगे। तो नरेश मीणा के बाद तामझाम होता, टिकट मिल जाती, पैसा होता तो? हाँ बिल्कुल। वो हमारा तो केसी मीणा को तो मेरे हिसाब से पैसे, जो आदमी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रचार कर रहा था, बीजेपी में नारे लगा रहा था, बीजेपी का टिकट मांग रहा था। हाँ, मुझे ध्यान है। और वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में था। उसकी मेरे को एक भी क्वालिटी बता दो कांग्रेस वाले कि भाई ये केसी मीणा में ये क्वालिटी थी, नरेश मीणा में ये क्वालिटी नहीं थी। एक क्वालिटी बता दो मुझे तो, डोटासरा जी और जिन्होंने टिकट उसको दिया कि भाई ये केसी मीणा की क्वालिटी थी, इसलिए हमने केसी मीणा को टिकट दिया, इसलिए नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया। मुझे कुछ लोग कह रहे थे नरेश मीणा का टिकट तो इसलिए कटा, कुछ तो डोटासरा सोच रहा है सचिन पायलट का है, गहलोत सोच रहे सचिन पायलट का है, सचिन पायलट ने कह दिया मैं तो न्यूट्रल हो गया, और बेचारा संघर्षशील नरेश मीणा अकेला रह गया। अब खुद की जमीन मजबूत कर रहे हैं जी, इतनी मजबूत करेंगे जो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनाव लड़ाओगे, खुद ही मालिक बन जाएंगे। तो ये थे नरेश मीणा। बहुत समय दे दिया, गाड़ी में चलते चलते बात की। धन्यवाद, नमस्कार।